दोस्तों, क्या आपका भी सपना है एक जेई बनने का? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेई कैसे बनते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जेई बनने के लिए ये स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि आपके माइंड में आते हैं, जैसे कि जेई क्या होता है, जेई का कार्य क्या होता है, योग्यता क्या होती है जेई बनने के लिए, जेई के लिए एग्ज़ाम कौन सा देना होता है ना, उम्र सीमा कितनी होती है और सिलेबस क्या है, और जेई की जो जॉब रोल होती है वो क्या होती है और स्कोप क्या होता है, जॉइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, जेई बनने के बाद प्रमोशन कब होता है। तो ये सारे के सारे जो है डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। तो अगर आपके भी इनमें से सवाल हैं तो आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों को कवर करने वाले हैं एंड मैं आपको बारीकी से सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको जेई कैसे बनना है इससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है सबसे पहले जानते हैं जेई क्या होता है, फिर इसके बाद जानेंगे जेई का कार्य क्या होता है, योग्यता क्या होती है। तो देखिए, जेई क्या होता है। जेई आप जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं ना। अगर आप एज अ गवर्नमेंट जेई काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। दो एग्ज़ाम काफ़ी पॉपुलर है जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आपको जानना है जेई क्या होता है। तो जेई जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, जूनियर इंजीनियर है ना। ये एक प्रकार का इंजीनियर होता है जो कि जूनियर होता है ना। इसके ऊपर एक सीनियर इंजीनियर होता है ना, जो कि जेई का काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने एई को सबमिट करना है ना। यही होता है काम। तो होता क्या है, गवर्नमेंट कभी कभी देखिए जेई भी कई तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है ना, मैकेनिकल होता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर का क्या काम होगा, जो मशीन होंगी उनकी मेंटेनेंस करना है ना। और इलेक्ट्रिकल का क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर हो गया, सब स्टेशन लाइन, इनका जो है मेंटेनेंस करना एंड इनको जो है बनाना। एंड जो सिविल इंजीनियर होता है उसका क्या काम होता है, रोड वगैरह का भी बनते हैं है ना। तो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जेई क्या होता है, जेई का कार्य क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं कि जेई बनने के लिए योग्यता क्या होती है। अगर आप जेई बनना चाहते हो तो आपको क्या कोर्स करना रहेगा है ना, उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जेई बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन जो कि होती है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में। आपके पास सिविल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है ना। जिस भी ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है, उसमें आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। डिप्लोमा का मतलब पॉलिटेक्निक या फिर जीटीआई जिसे बोलते हैं ना, वो आपका किया होना चाहिए। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से भी आप डिप्लोमा कर रहे हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए वो जो है आपका जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि AICTE से अप्रूव नहीं होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कोर्सेज कराते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि हाँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जाऊँगा उसमें जो है वो जो है AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तो जहाँ से भी आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करेंगे ना, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके। एंड इसके बाद बात करेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है ये कितने साल का होता है, इसकी जो है ड्यूरेशन कितनी होती है। तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है ना। आप जो है 3 साल में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिसमें भी आप करना चाहते हो। और ये जो है आप 10th के बाद और 12th के बाद कर सकते हो है ना। अगर आपने 10th पास कर रखी है तब भी आप कर सकते हो, अगर आपने 12th पास कर रखी है तब भी आप कर सकते हो। अब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता क्या है ना। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, पॉलिटेक्निक क्या होता है ना। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, करियर काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में, ओके। एंड इसकी जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होती है जेई बनने के लिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपको जेई बनना है ना तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी डिप्लोमा होती है, यानी कि डिप्लोमा होना ज़रूरी है। बिना डिप्लोमा के आप जेई नहीं बन सकते, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिप्लोमा ना करके वो डायरेक्ट बीटेक करते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं है ना, ग्रेजुएशन जिसे बोला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो भी जेई बन सकते हैं है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन
है ना। कम से कम जो आपके पास होना चाहिए न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो क्या होती है, डिप्लोमा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बीटेक एमटेक कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमारी डिप्लोमा होती है। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपने अच्छे से जान लिया। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ से भी आप कॉलेज से कर रहे हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जान लिया क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। अब हम जानने वाले हैं कि इसके जेई बनने के लिए क्या एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपको गवर्नमेंट जेई बनना है ना, सरकारी जो है जूनियर इंजीनियर बनना है, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जेई बनने के लिए, है ना, गवर्नमेंट जेई बनने के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, तो स्टेट लेवल कुछ एग्ज़ाम होते हैं, है ना, स्टेट लेवल जेई एग्ज़ाम्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, UPSSC जेई हो गया, एंड इसके बाद RSM SSB जेई हो गया, है ना, ये भी आपका एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। इसके बाद MP जेई हो गया, है ना, ये भी आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है। BPSC जेई, ये भी आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गया। इन एग्ज़ाम्स में कौन कौन बैठ सकता है ना। तो इन एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमारी डिप्लोमा होती है, मैक्सिमम आपके पास डिग्री हो सकती है ना। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्ज़ाम और होता है UPPCL जेई, है ना, UPPCL जेई। तो इसमें जो है ये भी एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है ना। एंड इसमें कौन बैठ सकता है, तो इसमें ओनली डिप्लोमा वाले बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो है बीटेक वाले अलाउ नहीं किए जा सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो UPPCL जेई का एग्ज़ाम होता है, इसमें केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर्स को ही मौका मिलता है, डिग्री वाले इसमें नहीं बैठ सकते, है ना। और बाकी के जो मैंने स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स बताए हैं, इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एंड यहाँ पर बात करें कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम्स की, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक होता है SSC जेई और एक होता है RRB जेई, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई यानी जूनियर इंजीनियर। तो ये जो है दोनों काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं। एंड इनके बीच में कंपैरिजन भी मैंने कर रखी है ना। तो इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएंगे तो अबाउट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देखेंगे ना, तो उसमें इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। और दोनों को मैंने कंपेयर भी किया है कि आपको किसके तरफ जाना चाहिए, किस में ज़्यादा फ़ायदा है ना। तो अगर आप जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बाकी हमने जो है ये जान लिया कि कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है ना। लेकिन जो UPPCL का जेई आप बनना चाहते हैं ना, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, में आपको जो है केवल और केवल आपके पास डिप्लोमा ही मांगा जाता है। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा नहीं है, तो आप इसमें नहीं बैठ सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने जान लिया एग्ज़ाम कौन सा देना होगा। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट क्या होती है ना। इसमें कुछ उम्र सीमा भी दी गई है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होती है ना, किस एग्ज़ाम के लिए कितनी एज लिमिट है। दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए अलग एज लिमिट डिसाइड की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्ज़ाम नेम, एंड यहाँ पर मिनिमम एज कितनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपके एग्ज़ाम जैसे कि SSC जेई हो गया, RRB जेई हो गया, UPSSB जेई हो गया और HSSC जेई हो गया, RSM SSB जेई हो गया, है ना। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो देखिए SSC जेई के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 से 32 साल होनी चाहिए एज पर डिपार्टमेंट, है ना। हर डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग हो सकती है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड जो RRB जेई है ना, इसमें आपकी मिनिमम एज तो 18 साल हर किसी एग्ज़ाम में होती है ना। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल की होती है। और ये मैं जनरल की बता रहा हूँ, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके। एंड यहाँ पर हम जो है SSB जेई हो गया, है ना, UPSSB जेई हो गया। दोस्तों इसमें भी आपकी मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल तक आपकी उम्र हो सकती है। फ्रेंड्स इसके बाद जो है HSSC जेई हो गया, इसमें भी आपकी जो है मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 42 साल मांगी जाती है। इसके बाद RSM SSB जेई हो गया, इसमें जो है 18 साल की मिनिमम एज मांगी जाती है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल तक हो सकती है ना। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया, और ये जो है हर कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होता है ना। देखिए आपकी जो है रिलैक्सेशन जितना भी आपको मिलता है उतना मिलेगा हर एग्ज़ाम में, है ना। जैसे कि SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है ना। तो उसके बारे में समझ लेते हैं।
तो दोस्तों एज लिमिट के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको कितना कितना देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड उस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, जो कि कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट है ना, रिलैक्सेशन हमेशा अपर एज में होता है ना। एंड यहाँ पर आप देखेंगे SC ST, जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, है ना। 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड जो OBC के कैंडिडेट हैं, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड जो PWD अनरिजर्व्ड हैं वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन उन्हें देखने को मिलता है। एंड जो PWD OBC हैं, है ना, तो उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड जो PWD SC ST हैं, तो उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज एज लिमिट, है ना। और ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन अपना अपना अलग अलग होता है। एंड यहाँ पर आपको एक नोट ध्यान रखना है कि उम्र में जो ये छूट है ना, उम्र में ये छूट केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलती है जो उसी राज्य के निवासी यानी डोमिसाइल होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं एंड यूपी में कोई वैकेंसी आती है एंड फॉर्म भरते हैं, तो आपको जो है ये रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी से बिलोंग करते हैं राजस्थान या फिर आपके स्टेट से किसी अलग स्टेट में, है ना, किसी अलग स्टेट का आप फॉर्म भरते हो, वहाँ पर वैकेंसी आई है, तो उस एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे ना, तो ये रिलैक्सेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये साफ साफ नोट में बता दिया गया है कि उम्र में ये छूट केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जो उसी राज्य के निवासी होंगे यानी डोमिसाइल होंगे। ये बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है, कितना मिलता है और किसको मिलता है ना। अब हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में 2 एग्ज़ाम्स का आपको बताऊंगा, SSC JEE और RRB JEE, जो कि मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम जानने वाले हैं SSC JEE का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। पेपर आपके 2 रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। ये RRB JEE में भी 2 ही रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सब्जेक्ट्स आपके लिए कौन कौन से देखने के मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना। तो जो भी आपकी ब्रांच रहेगी उससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच जो भी आपकी होगी उससे आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एंड पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपकी ओनली इंजीनियरिंग ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब कितने टोटल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो आपका पेपर 1 में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। एंड जो आपका पेपर 2 है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। यानी कि यहाँ पर जो पेपर 1 है उसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एंड जो पेपर 2 है उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ओके, इस बात को आप ध्यान देंगे। एंड जो आपका पेपर 1 है इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। एंड जो पेपर 2 है इसमें आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। 1 नंबर आपका कट जाएगा गलत जवाब देने पर। एंड पेपर 1 में आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा गलत जवाब देने पर। तो ये हमने SSC JEE का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है वो हमने डिस्कस कर लिया है। एंड इसके बाद हम जान लेते हैं कि RRB JEE का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं RRB JEE के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि अब ये भी मैंने आपको SSC JEE का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताया, ठीक उसी प्रकार हम RRB JEE का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो कि आप देखेंगे इसमें स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम होता है। स्टेज 1 में आपका CBT 1 होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जैसे आपको सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड सेकेंड में आपका जो है CBT 2 हो जाएगा। CBT 2 में आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एनवायरमेंटल एंड पॉपुलेशन, टेक्निकल एबिलिटीज़। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आपके सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड जनरल अवेयरनेस से आपके
15 क्वेश्चन और जनरल साइंस से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT 1 के एग्ज़ाम में। एंड यहाँ पर जो CBT 2 का एग्ज़ाम है इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरमेंटल एंड पॉपुलेशन के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा CBT 2 का हो गया। अब देखिए CBT 1 में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे, CBT 2 में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे। एंड जो आपका CBT 1 है इसमें टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, CBT 2 में आपके टोटल मार्क्स 150 होंगे, 150 होंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है, 1/3 की आपको दोनों में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दे देते हो तो वहाँ पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया RRB JEE के एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एंड इसके बाद हम जान लेते हैं कि JEE का जॉब रोल क्या होती है ना। जैसे कि हमने जितने क्वेश्चन लिए थे तो बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो JEE होता है उसकी जॉब रोल क्या होती है। तो दोस्तों जॉब रोल की बात करें तो आपका जो SSC JEE है ना, और जो RRB JEE है, ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है। एंड इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए SSC JEE और RRB JEE में होता क्या है, सबसे पहले तो जॉब रोल जो है किस पर डिपेंड करती है, आपके डिपार्टमेंट पर डिसाइड करती है कि आपको क्या जॉब रोल मिलेगी। तो दोस्तों अब फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि JEE की सैलरी कितनी होती है ना, गवर्नमेंट JEE की सैलरी कितनी होती है। देखिए SSC JEE और RRB JEE में सैलरी अलग अलग होती है। देखिए जो SSC JEE होती है उनकी जो है 35,400 से स्टार्टिंग होती है ना, और ये लेवल 6 ग्रेड पे की जॉब है ना। एंड यहाँ पर जो है DA, HRA और TA वगैरह जितने भी हमें भत्ते मिलते हैं उन्हें अगर हम जोड़ दें तो टोटल सैलरी कहाँ पहुँच जाती है, 53 से 55 हज़ार तक पहुँच जाती है। एंड जो आपकी RRB JEE है इसमें जितने भी भत्ते होते हैं सभी को मिला देंगे तो 50,000 से 55 हज़ार तक आपकी सैलरी इसमें पहुँच जाएगी। तो ये हो गया सैलरी कितनी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें प्रमोशन कब होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें प्रमोशन कब और कैसे मिलता है ना, किसके बाद आप क्या बनते हो। तो देखिए SSC JEE और RRB JEE के दोनों के बारे में बताएंगे। SSC JEE में आप सबसे पहले तो JEE बनेंगे है ना, जूनियर इंजीनियर। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आप AE बन जाएंगे यानी असिस्टेंट इंजीनियर। इसके बाद आपका फिर प्रमोशन होगा और आप EE बन जाएंगे यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। AE के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनेंगे। एंड इसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप चीफ इंजीनियर बनेंगे। एंड इसके बाद आप इंजीनियरिंग इन चीफ बन जाएंगे, इंजीनियर इन चीफ। ये होता है SSC JEE में प्रमोशन के स्टेप्स है ना। तो ज़्यादातर जो है यहीं तक पहुंच पाते हैं लोग है ना, तब तक जो है उम्र हो जाती है, बाकी यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। एंड यहाँ पर जो RRB JEE है इसमें कैसा होता है प्रमोशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप JEE बनेंगे, JEE के बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे, इसके बाद आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनेंगे, इसके बाद आप डिविजनल इंजीनियर बनेंगे, इसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनेंगे। तो ये होता है RRB JEE में प्रमोशन का प्रोसेस। बाकी मैंने दोनों में आपको बताया है। और फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको JEE से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पॉइंट को आपको कमेंट में ही बता दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।